हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस बुक को पढ़ने में बेहद मजा आने वाला है बिकॉज ऐसा सब्जेक्ट याद रखिएगा जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ये बुक सिर्फ आपके सिलेबस में कवर किया गया है, तो उसे बहुत ध्यान समझेंगे बिकॉज आपके करियर के लिए आने वाले फ्यूचर में जब आप अपने प्रोफेशन को कैरी करेंगे ना, तब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है बिकॉज उस टाइम आपको इसे फॉलो करना है, इसको कंप्लायंसेस करने हैं इसके। अब सर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या चीज। जब हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत ध्यान से, ठीक है। इस सेशन को ध्यान सुनोगे, समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। आपने हो सकता है पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने सीएस एग्जीक्यूटिव में सेबी में पढ़ा होगा। सेबी में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी याद रखिएगा। आप जब पढ़ते हैं एलओडीआर उसमें बताई जाती है। पहले इससे पहले जो एक क्लॉज था, जी हाँ, लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 जो था, उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, बट बाय द टाइम काफी सारे चेंजेस आए। तो क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, समझते हैं। कॉर्पोरेट का मीनिंग आप बहुत से जानते होंगे। कॉर्पोरेट का मीनिंग यहां पर क्या है? कॉर्पोरेट मीन्स है मीन्स लेट मी चेक। हाँ, कॉर्पोरेट का मीनिंग यहां पर क्या है कि कॉर्पोरेट मीन्स बॉडी। ऑलराइट, बहुत फैमिलियर टर्म है, एग्जीक्यूटिव में बच्चे को बहुत से सिखाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे डिटेल में बताना है। कॉर्पोरेट का जब हम बोल रहे हैं कि बॉडी मींस यहां पे कॉर्पोरेट बॉडीज की बात कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं जब बात करेगा दोनों सेक्शन में बात करेगा, कंपनीज के लिए भी बात करेगा और कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए भी बात करेगा। आई होप आप लोग दोनों की टर्म्स के साथ फैमिलियर हैं, ठीक है। अब हमारा प्राइम फोकस क्या है कि हम कंपनी की तरफ ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को सुनते वक्त, कि मैं जो बता रहा हूं कंपनी से रिलेटेड बातें बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जब हम बोलते हैं गवर्नेंस का मतलब है गाइडलाइंस का मीनिंग समझना बहुत ध्यान से। गाइडलाइंस का मीनिंग यहां पर क्या है कि होने को भले ही कंपनीज एक्ट भी है, सेबी एक्ट है, रेगुलेशंस हैं, बट कुछ एडिशनल गाइडलाइंस हैं जो कॉर्पोरेट्स को फॉलो करनी पड़ेंगी। अब सर क्यों करनी पड़ेंगी? एक बात सोच के देखिएगा, जब ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं तो इन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट दीज कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। इसके लिए ना हम एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में नाम सुना होगा, सत्यम स्कैम के बारे में नाम सुना होगा, नीरव मोदी का मैटर आपने सुना होगा, आपने याद रखिएगा सहारा ग्रुप का केस सुना होगा, विजय माल्या का केस सुना होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। और ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कब होते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो सर क्या किया जाए? अब ध्यान सुनेगा, आप बोलेंगे सर लॉ तो है ना, बट समझिएगा कुछ बिजनेस एंटिटीज लॉ नहीं होने के बावजूद भी फॉलो करती हैं क्या? बेस्ट प्रैक्टिसेस। और कुछ एंटिटीज लॉ में लूपहोल फाइंड आउट करती हैं। जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ऐसी गाइडलाइंस जो हर एक एंटिटी को, स्पेशली वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं कंपनीज, उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ छोटे छोटे टर्म के साथ हम यहां पर पहले फैमिलियर होते हैं। सर अभी फ्रॉड के बारे में अगर बात करें तो दरअसल क्या, मैं आपको कौन से बताता हूं। यूके में यूके में एक कैडबरी कमेटी बनाई गई थी। उस कैडबरी कमेटी के अंदर क्या हुआ था कि वहां जब हमने वहां ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया, तो वहां के लॉज होने के बावजूद भी कुछ एडिशनल लॉज बनाए गए ताकि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ना हो सके। और अल्टीमेटली वो बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने वर्क किया उन नए एडिशनल गाइडलाइंस ने। जब यहां से कुमार मंगलम बिरला, आपने नाम सुना होगा, ये भी कमेटी बनी थी इंडिया में। 1999 के अंदर यूके गए, और ये जब यूके गए थे तो बिजनेस एक्सपांशन के लिए गए थे। जब बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूके गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे यहां जो एडिशनल कुछ जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो एंटिटीज को फॉलो करनी है, उससे तो कहीं ना कहीं फ्रॉड प्रिवेंट होंगे। और अच्छी बात है कि वही लॉज हमारी, उस तरह की गाइडलाइंस हमारी कंट्री इंडिया में भी अप्लाई होनी चाहिए। तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद में गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दिए कि इस तरह की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोका जा सके। बट उनकी सजेशन को इग्नोर किया गया बिकॉज एक उसका बहुत बड़ा जो ग्राउंड रखे गए थे, ग्राउंड ये थे कि कहीं ना कहीं जो वो कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे वो यूके में एप्लीकेबल होता है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, और जो एस्पेक्ट्स इंडिया में एप्लीकेबल होती है वो यूके में नहीं होती है। तो वहां एक मिसमैच था। बट इन ईयर 2000, जी हां, वेल नोन पर्सनालिटी नारायण मूर्ति, उनकी एक सजेशन आई, जिस सजेशन की वजह से आपने एक सुना भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर एक सेक्शन 292A ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। बट आप लेटेस्ट जो आप पढ़ते हैं आजकल 2013 में सेक्शन 177 को कंसीडर करते हैं हम लोग। बट उस टाइम सिर्फ नारायण मूर्ति की सजेशन पर एक ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 292A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 उसको ऐड किया गया। लेकिन
अभी अभी कुछ चैलेंजेस हमारे सामने थे, क्योंकि जब ये बात हमने सेबी के सामने रखा तो सेबी ने भी उस टाइम कंसीडर नहीं किया, बट सेबी ने बीएससी को कॉल किया। कॉल का मतलब कि बीएससी के साथ एक मीटिंग किया और बीएससी से ये पूछा कि बीएससी आई होप लोग सब फैमिलियर होंगे, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो बीएससी से ये डिस्कस किया कि आप जब कंपनीज को अलाउ करते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट कराने के लिए, तो आप एक लिस्टिंग एग्रीमेंट करते हैं। उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में कितनी कंडीशंस या कितने क्लॉजेस होते हैं? तो जनरली उन्होंने बताया कि 48 क्लॉजेस होते हैं जो हर एक एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी को फॉलो करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। नाउ सेबी ने एक सजेशन दिया और सेबी ने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, आप एक क्लॉज 49 ऐड कीजिएगा और वो 49 क्लॉज ऐड करके बनाया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। जी हां, आज 2015 मींस आज नहीं, 2015 आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। 49 क्लॉज 49 को बाद में रिमूव कर दिया गया, उसका कोई सेंस नहीं था और एक स्पेसिफिक रेगुलेशन इसके लिए प्रोवाइड किया गया जो कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपने एक वर्ड सुना यहां पर, मैं बोला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जहां डिस्क्लोजर्स आएंगे, जहां डिस्क्लोजर्स होंगे वहां ट्रांसपेरेंसी आएगा बिजनेस में, वहां अकाउंटेबिलिटी बन जाएगा। आप सोच के देखेगा ऐसा क्या हुआ कि जो विजय माल्या जैसे लोग, या मैं बात करूं नीरव मोदी जैसे लोग, या यू नो व्हाट, कई सारे ऐसे केसेस हैं। तो ऐसे केसेस में आपने ऑब्जर्व किया कि ये लोग फ्रॉड किए और भाग गए, फ्रॉड किए भाग गए। कैन यू बिलीव, आपको पता भी होगा शायद 2018 में फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का एक पर्टिकुलर हमने लेजिस्लेशन बनाया ताकि इस तरह के जो लोग हैं जो पैसा लेते और भाग जाते हैं, कोई स्पेसिफिक लॉ एंड रेगुलेशंस हमारे पास नहीं थी। तो 2018 के अंदर क्या किया गया, एक क्योर एक्ट बनाया गया, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फिजिटिव आप जानते होंगे, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो लोग होते हैं जो पैसा तो ले लिए पर देने का नाम पर फुर। ऑलराइट, सो अब ये जो मैं आपको कौन सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पकड़ पाए बात को, क्योंकि अभी मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल से भी हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड मॉड्यूल में इसलिए रेफर करता हूं बिकॉज जब तक आप थोड़ा स्टडी नहीं करेंगे, आप सब कुछ शॉर्ट चलता रहेगा तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज आपके प्रोफेशन में स्टडी बहुत करना होता है और स्टडी की हैबिट अभी से डालनी है। ऑलराइट, तो अभी मैं मॉड्यूल में चल के आपको डिस्कस डिटेल में करता हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ सर, नारायण मूर्ति ने अपना सजेशन दिया 2000 से 2013 तक, उनके कुछ सजेशंस को फॉलो किया गया एंड इन ईयर 2013, जी हां, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट को लाया गया सामने अंडर कंपनीज एक्ट। सेबी ने पहले ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया था फॉर लिस्टेड एंटिटीज, बट इन ईयर 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एनआरसी, आप जानते होंगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये सारी कमेटीज को फिर कंपनीज एक्ट के अंदर रखा गया 2013 तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जबकि सेबी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई थी। बट एक चैलेंजेस हमारे सामने कंटिन्यूस थे, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस अब चेंज होता है, रिफॉर्म्स होते हैं, तरीके बदलते हैं, तो लॉस में, लेजिस्लेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो इन ईयर 2017 उदय कोटक महिंद्रा, जी हां, कोटक महिंद्रा की बात कर रहा हूं यहां पर, उनकी कमेटी फिर बनाई गई और उस कमेटी ने फिर से सजेशन दिए। अच्छा, उनके सजेशंस की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो सजेशन का मतलब यहां पर यह है कि अब ये कुछ और रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, जब मॉड्यूल में जाऊंगा तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेशंस, गाइडलाइंस आती चली गई। सर फिर क्या हुआ, अब देखिए, आपसे यह कहा गया, सरकार भी कहती है, गवर्नमेंट भी कहती है, आप बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए। प्रॉफिट करने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है, आप प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं बनाइएगा। You need to, your entity is required to comply with the basic rule of society. Sir, what is the basic rule of society? Basic rule of society का मतलब होता है कि आपकी एंटिटी को लॉज, लोकल कस्टम्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो बिजनेस करने के तरीके हैं। आप प्रॉफिट बनाइएगा, हमें प्रॉफिट बनाने से कोई इशू नहीं है, ऑफकोर्स अपने बिजनेस किया, प्रॉफिट बनाने के लिए किया, बट यू नीड टू कंपेयर विद द लॉज एंड लोकल कस्टम्स। सो इट्स जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, बेसिक रूल ऑफ सोसाइटी का मीनिंग यहां पे मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। ऑलराइट सर, आप बहुत जल्दी बोलते हैं, हाँ, आई होप आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए चलिए तो बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं आईसीएसआई ने क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड किए और उसे अभी के अभी याद हम लोग करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए ध्यान से सुनना, जब वापस बोल रहा हूं गवर्नेंस की मीनिंग यहां पर बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं गवर्नेंस का मतलब यहां पे क्या है, गाइडलाइंस।
अपने मॉड्यूल को निकाल लीजिएगा, अगर सामने नहीं है तभी आपके लिए इजी होगा। एंड आई प्रॉमिस टू यू, यही आपको नोट्स बनवा दूंगा, आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और यही लर्न करना है, राइट। तो गवर्नेंस का मतलब हमने क्या समझा था, गाइड लाइन्स। गवर्नेंस की मीनिंग क्या होता है, गाइडलाइंस। क्लियर है कि गाइडलाइंस किसी एंटिटी को ऑफकोर्स कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, आपको सेबी भी फॉलो करना है, या सेक्टर रेगुलेटर जो है आपका उसके लॉज को भी फॉलो करना है, बट ये कुछ एडिशनल गाइडलाइंस है, उन्हें भी साथ के साथ कंपाइल करना होगा। ऑलराइट सर, इससे करेंगे फिर क्या आएगा, गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो क्या होगा, वहां पर बिजनेस में क्या होगा, फेयरनेस आएगी। क्या आएगी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होगी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। 3 बातें आएंगी, हमेशा याद रखो। क्या क्या होगा, गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस होंगी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होंगी तो क्या क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी एंड फेयरनेस। ऑफ कोर्स 3 चीज होनी चाहिए, फेयरनेस, फेयरली बिजनेस कीजिएगा, एथिकली बिजनेस कीजिएगा, मॉरली सोच के कीजिएगा बिजनेस, ठीक है, सोसाइटी को हार्म करने वाला बिजनेस मत कीजिएगा। सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं, फेयरनेस होनी चाहिए, आपके साथ में यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड यू हैव टू बी अकाउंटेबल, जो आपने किया है उसके लिए आप अकाउंटेबल भी होंगे। सो आईसीएसआई कहता है, क्या समझते हैं, एक एक देखिए डेफिनेशन को ये मत सोचिएगा सर इतना बड़ा डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, समझेंगे, इसके ही पॉइंट्स बनाएंगे, उसको अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। सो आईसीएसआई कहता है कि क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है क्या, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कहता है एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसे हम देंगे पॉइंट नंबर 1। डेफिनेशन को इजीली याद करने के लिए बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, आप चाहें तो उसको ब्रेक करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब यहां पर क्या है, अब जैसे मैंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होगी तो जो प्रिंसिपल एजेंट का जो प्रॉब्लम है ना, प्रिंसिपल एजेंट अब कंपनी में समझते हैं ना, किसको बोलते हैं, कंपनी क्या हो गया प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो गया उसका एजेंट, तो ये प्रॉब्लम है ना ये खत्म होगा। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सो एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरा कहता है कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। पॉइंट नंबर 2 मिल गया हमको, यहां से नोट करते जाओ, ऐसे याद करते जाओ। तो हमने पॉइंट नंबर 2 का देखा, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अब इसको समझना पहले एक बार, देखिए कई बार क्या होता है, लॉ में कोई लूप होल होता है, पर कुछ एंटिटीज लूप होल होते और जानते हुए भी उस लूप होल का मिसयूज नहीं करते हैं, उसको मिसयूज नहीं करते, मतलब पता है कि यहां पर एक ड्राफ्टिंग या उसकी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है, पर वो उसका मिसयूज नहीं करते। बट कुछ एंटिटीज ऐसी होती है कि जानते हैं कि उसमें वो लूप होल है, उसका मिसयूज भी किया जाता है। हम कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, लॉ को फॉलो करने के लिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ फॉलो कीजिएगा, अगर लूप होल है तो लूप होल का मिसयूज मत कीजिएगा। तो कहता है पहला एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बोलिए मेरे साथ में तभी याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। थर्ड आएगा एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3 में मिला एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये पॉइंट नंबर हमको 3 मिल गए, यहां पर ऐसे नोट कर लीजिएगा। सर ये एथिकल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग यहां पर क्या है, समझना बेटा, ध्यान समझना। जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसी है, इसे हम ऐसे कंसीडर करते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करते हैं। सर किस तरह की रिलेशनशिप है, समझो इस रिलेशनशिप का मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, उसको टाइमली बोनस मिलता है नहीं मिलता, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या आपने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किए नहीं किए हैं, क्या उसको उसकी पे टाइमली मिलती है नहीं मिलती है, क्लियर है, कहीं ऐसा तो नहीं डिस्क्रिमिनेशन होता हो। तो एक और बात आती है में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। क्या ये एथिकल प्रैक्टिस होगा, नो। तो हम कहते हैं इसको इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आपने कौन सा भी पढ़ा होगा, चाइनीज वॉल करके कौन सा बना हुआ है कि एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाए, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ बनती है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो हमने 3 बातें इसमें सीखी, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सेकंड हमने सीखा क्या, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, थर्ड हमने सीखा एडहेरेंस टू इफेक्ट,
देखो एडहेरेंस, एडहेरेंस मींस एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, तो एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मनी बनाए, प्रॉपर्टीज बनाए, एसेट्स बनाए, फाइनेंशियल गेन करे और फिर साथ में उसको एंजॉय भी करे। किन के साथ एंजॉय करे? उसके स्टेक होल्डर साथ में। फैमिली का टैक्स पे करने की ड्यूटी बनती है, टैक्स पे कीजिएगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दीजिएगा, बोनस शेयर्स दीजिएगा, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। पॉइंट नंबर 4 क्या मिलता है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। पॉइंट नंबर 5 क्या मिला हमको यहां पर? डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप इट्स अ वेल नोन कॉन्सेप्ट, CSR। भाई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाओ, हम मना नहीं कर रहे, पर कुछ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अभी मैं मुझे क्या बात बोलता हूं आपको, ये ना मैं कई बार फनी वे में बोलता हूं उस बात को कि इंडिया में कॉर्पोरेट्स पे दान करने का भी लॉ है, मतलब करना ही पड़ेगा और जो करना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं, या सैनिटरी कंडीशंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं, या कोविड-19 जैसे केसेस के लिए आपने कोई मेडिकल हेल्प करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ही है, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर अब यहां के यही नोट कर लो फटाफट से। वेंडर क्या है आपका? वो स्टेक होल्डर से बोलते हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके बिजनेस से जुड़ेगा मतलब कोई बेनिफिट्स और आपके बीच और उनके बीच कोई बेनिफिट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। वेंडर होगा, गवर्नमेंट हो गया, आपके कस्टमर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं। ये लोग कौन है? ये सब लोग कौन है? आपका वेंडर, ठीक है, सॉरी स्टेक होल्डर्स। डेफिनेशन याद हुआ? एग्जाम में आएगा, डेफिनेशन कोड करना है, क्लियर है? अच्छा, यही वो बातें सारी हमने रिपीट कर रहा है। मैं आपको यहां पे खासकर चीजें याद कराने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ आप इस पार्ट को रीड कर लीजिएगा। मैं आपको एक पैराग्राफ अभी वही रीड करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स टू स्टीर। स्टीर का मतलब कंट्रोल करना। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी गाइडलाइंस के थ्रू कंट्रोल तो किया जाएगा, ताकि आप क्या ना कर सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर सके। और जब वो कंट्रोल होगी तो वहां पे अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, क्लियर एकदम। तो कहता है टू स्टीर, स्टीर मतलब कंट्रोल करना एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन बाय डिटरमाइनिंग वेज टू टेक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। क्लियर एकदम। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, जब हम एग्जाम में अपना पूरा पैराग्राफ रेडी कर रहे होंगे तो इस फॉर्मेट में हम उसको आंसर देंगे। तो स्टीर मतलब कंट्रोल करना, किसको करना है? ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे करेंगे सर? इन अ डिजायर डायरेक्शन। डिजायर डायरेक्शन का मतलब कि हम चाहते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फेयर बिजनेस करें, तो डिजायर डायरेक्शंस कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बताना होगा कि ये कहां पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कहां से सोर्सेज इन्होंने जनरेट किए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टी टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन इन डिजायर डायरेक्शन बाय डिटरमाइनिंग वे टू टेक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ऑलराइट सर, अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, इट कवर्स टू एस्पेक्ट्स, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल। आपकी सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्लस आपकी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स भी क्या है, दोनों ही चीजों को देखता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सोशली सोसाइटी की तरफ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस आप चला रहे हैं आपके बिजनेस की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो दो एस्पेक्ट्स को कवर करता है बेसिकली, अगर ध्यान से देखेंगे, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल। एंड इट एनकरेजेस, क्या एनकरेज करता है? ट्रस्टवर्थी, मॉरल एज वेल एज एथिकल एनवायरनमेंट। तीन चीजों को एनकरेज करेगा, क्या क्या? कि बिजनेस कैसा हो? ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी होगा, इन्वेस्टर आपके पास में आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देंगे, ठीक है, आप ग्लोबल मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं, करप्शन कम होगा, क्लियर है। तो ट्रस्टवर्थी, इट एनकरेजेस ट्रस्टवर्थी, मॉरल एज वेल एज एथिकल एनवायरनमेंट। पॉइंट हमको यहां से मिला। अब अगर हम बोलते हैं हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, चार चीजों से मिलकर बनता है हार्ट। दिल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चार चीजों से मिलकर बनता है, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। किस चीज से बनता है? ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी, देखो यहां पे हाईलाइट जरूर करना, एग्जाम में भले लिखो लेकिन अपने यहां तो याद करना। इट इज टू बी बोर्न इन माइंड दैट मेयर लेजिस्लेशन डज नॉट एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो फ्रॉम द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इवन व्हेन देयर इज नो लेजिस्लेशन। इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है।
आप जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि जो टाटा ग्रुप है बहुत ही पुराना ग्रुप है, और एक्चुअली इतना पुराना ग्रुप है, मैं आपको बताऊं कि लाइक जैसे बोनस एक्ट 1965 ये एग्जिस्टेंस में आया भी नहीं था, उससे पहले से वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस देते आया टाटा ग्रुप। कोई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखिए आपके भले लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिजनेस प्रैक्टिकल ये भी सोचते हैं कि हम पे पर्टिकुलर लेजिस्लेशन अप्लाई नहीं होता। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आप पे फैक्ट्री एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू रीजन नंबर ऑफ 10 और 20 इन दैट केस, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, तो ये क्या है, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो लेजिस्लेशन भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करें कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेजिस्लेशन होने की वजह से, अगर लेजिस्लेशन तो ऑलरेडी होने के बावजूद भी फ्रॉड्स होते हैं ना, लेकिन अगर फ्रॉड को रोकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए बिजनेस। इसी बुक के अंदर आगे जो हम पढ़ेंगे आगे के पार्ट्स, उसमें मैं डिस्कस भी करूंगा डिटेल में एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, पर अभी छोटा सा एग्जांपल देने समझाया था आपको ये। अब एग्जाम में आएगा तो मेरे बच्चे को क्या करना है, पहले तो एक डेफिनेशन कोड करके आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, फिर यहां से बताएगा, ठीक है, प्लस इस पैराग्राफ को हम इसको नोट करेंगे। आई होप यहां तक याद भी होगा, समझ में भी आएगा। दो तरीके एस्पेक्ट्स कवर करता है, क्या, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल, एनकरेज करता है क्या, trustworthy, moral and as well as ethical environment, heart of corporate governance, transparency, disclosure, accountability and integrity. Clear एकदम, कोई डाउट? चलिए, ये पैराग्राफ जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, रीड कर सकते हो, बट मैं एक ऐसा फॉर्मेट रेडी करवा रहा हूं आपको ताकि आप एक बार उसको लिखने के लिए रेडी हो जाएं प्रॉपर, ठीक है। ये रीड जरूर करना लेकिन, ठीक है मेरे बच्चों। देखो इसी को हम पढ़े थे अभी, हम कह रहे थे ना अभी, हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आगे देखते हैं। स्टेक होल्डर्स के बारे में यहां डिस्कस किया है। देखो स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे उसके, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कस्टमर्स, वेंडर, एम्प्लॉइज। अब अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है भाई, इन्हीं के बीच में तो कॉन्टैक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उसके एम्प्लॉइज, उसके कस्टमर्स, उसके वेंडर, सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सब के सब क्या है, इससे अब एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़े होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं स्टेक, किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी फॉर्म में उनका स्टेक होना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब भी यही है। सो राइट, चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आपको यहां पर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन प्रोवाइड करते हुए आपको बताना हो सकता है कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपके लिए कुछ फॉर्मेट में रेडी किया हुआ है, फटाफट से समझते हैं इसको हम लोग और एकदम अच्छे से अब भी क्या भी लर्न करते हैं। चलिए आइए, अब भी क्या भी याद करेंगे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि यू नो व्हाट, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, या एडवांटेजेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भाई क्यों। तो एक सिंपल सी बात देखो, कहता है कि ये क्या करता है, इंश्योर करता है। मेरे बच्चों अपना मॉड्यूल में हाईलाइट करना, इंश्योर कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैं आपसे कह रहा था कोई बिजनेस जब ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा, फेयरनेस के साथ चलेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स आपके पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ में, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देगा, ग्लोबल मार्केट में आपसे आप एसेस कर सकते हैं, वहां से कैपिटल एसेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब फंड अवेलेबल होगा, अच्छा आप कंप्लायंसेस भी टाइमली करेंगे, तो क्या होगा, कोई बैरियर्स आएंगे नहीं, गवर्नमेंट खुश, शेयर होल्डर खुश, आई मीन सारे स्टेक होल्डर खुश, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सक्सेस। सो इंश्योर्स व्हाट, कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑलराइट, नाउ मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अभी देखो हम इसी की बात करता हूं, मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एज ए रिजल्ट ऑफ विच कैन रेज कैपिटल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको देखो एक साथ समझना, जब हम बोलते हैं ना ट्रस्टवर्थी कंपनी है, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करती है, एथिकल एनवायरनमेंट में वर्क करती है, तो इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। तो क्या बोल रहा है, मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड थ्रू विच अ कंपनी कैन रेज कैपिटल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हमने पहला क्या पॉइंट समझा, इट यू नो व्हाट क्या करेगा, हेल्प करेगा कॉर्पोरेट सक्सेस में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वन मोर टाइम, इट एंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। दूसरा, मेंटेन इन्वेस्टर confidence and through which a company can raise capital effectively and efficiently. Third, positive impact on share prices. अब ये हर एक इंसान जानता है, जहां फ्रॉड होता है
वहीं कंपनी का शेयर प्राइस दम से नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? लोगों को डर लगता है, भैया इस कंपनी को पैसा नहीं देना, हमको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर? देखो समझो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर यू नो व्हाट फेयरली बिजनेस कर रहा होगा ना, तो क्या होगा, जब भी आप अपने किसी भी तरह के डिस्क्लोजर्स देंगे, जैसे लिस्टेड एंटिटी से केस में आपने क्वार्टर डिस्क्लोजर्स हैं, हाफ ईयरली, एनुअली डिस्क्लोजर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स का देखो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं आपकी तरफ, उस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेडिंग ज्यादा होती है। जब ट्रेडिंग ज्यादा होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा ऑन शेयर प्राइसेस। पॉजिटिव का मतलब साइज ऑफ द शेयर्स विल बी इंक्रीज्ड। तो फर्स्ट वन हमने क्या याद किया, ensure corporate success and economic growth, maintain investor confidence, and through which a company can raise capital effectively and efficiently, and positive impact on share prices. आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, प्रॉपर इंड्यूसमेंट ऑफ ऑनर एज वेल एज मैनेजर। सर इंड्यूसमेंट का मतलब सिंपल होने याद कर लीजिएगा, मोटिवेट। जिन्हें इंड्यूसमेंट याद आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मोटिवेट भी याद कर सकते हैं ना। सो अल्टीमेटली इट मोटिवेट्स टू वोम ऑनर एज वेल एज मैनेजर्स। कंपनी का शेयर होल्डर जो लोग है, मालिक जो है तो उनको पैसा दे रहा है, प्लस कंपनी को मैनेज करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। भाई एक आदमी गलत काम कर रहा है या 2 लोग गलत काम कर रहे हैं और वो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, सोचने वाला बात है, सीनियर मैनेजमेंट अगर खुद ही फ्रॉड कर रहा है, खुद ही गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो जो लोअर मिडिल और लोअर मैनेजमेंट्स हैं, या आप सोच के देखिएगा क्या वो फेयर प्रैक्टिसेस कर पाएंगे? नहीं ना। तो जब अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होती हैं तो अल्टीमेटली पूरा कंपनी में क्या होता है, ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, यार मुझे भी बहुत ढंग से काम करना है, फेयरली वर्क करना है। ऑलराइट, फ्रॉड रोक देगा जी, फ्रॉड। ऑलराइट, करप्शन नहीं हो पाएगा, है ना। आप सोचो, ब्राइब नहीं हो सकती, रिश्वत नहीं खोरी हो सकती है, ये बात समझ रहे हैं आप। सो मोटिवेट ऑनर्स एज वेल एज मैनेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स दैट आर इन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमाइज करेगा वेस्ट, करप्शन, रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मिनिमाइज करेगा वेस्टेज, रिस्क कम होगा सर, ऑफ कोर्स। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब हम जाते हैं ना, सोच के देखो, और मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक तरीका होगा, बोर्ड मीटिंग बुलाइएगा। आपको एक बात बताता हूं आपकी नॉलेज के लिए ना, लिस्टेड एंटिटीज के लिए ना 1 अप्रैल 2022 से मैंडेटरी कर दिया। आपको एक प्रोविजन बता रहा हूं आपको ना, कि इनकी अगर बोर्ड मीटिंग होनी है तो 1/3 और कम लाओ पढ़ते हैं आप, 2 whichever is higher। इसमें कर दिया 1/3 और 3 whichever is higher, बट उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी है, अदरवाइज बोर्ड मीटिंग ही नहीं हो सकता। अब सोचने वाला बात है, जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे और इतनी ट्रांसपेरेंसी यू नो व्हाट मीटिंग होंगी, तो ऐसा नहीं कैजुअल डिसीजन लिया जाएगा। कैजुअल डिसीजन लिया जाएगा तो अल्टीमेटली रिस्क बढ़ेगा बिजनेस के लिए, तो यहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इफेक्ट आएगा। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली रिस्क को रिड्यूस करेगा, मिस मैनेजमेंट। वापस याद करते हैं हम लोग, सर क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा वेस्टेज, रिस्क, करप्शन प्रैक्टिस हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, करप्शन एंड मिस मैनेजमेंट। ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, ब्रांड फॉर्मेशन। आप एलआईसी का नाम सुनते, आपने सुना होगा, एलआईसी का आईपीओ आया, 3 टाइम सब्सक्राइब हो गया, है ना। आपका नाम जब भी रतन टाटा का हम नाम लेते हैं, यू नो टाटास ग्रुप की बात करते हैं, ब्रांड फॉर्मेशन। एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, बहुत चीजें पता होगा, अंबानीज के पास पैसा का कमी नहीं है, एंड अगर देखा जाए तो यू नो अंबानीज आर मोर रिच देन यू नो व्हाट रतन टाटा, बट यू नो व्हाट गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसीडर करेंगे तो गुडविल के मामले में रतन टाटा का वैल्यू, आई मीन ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो यहां हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं क्या यू नो व्हाट किसी पर्टिकुलर ब्रांड को, तो हम उसकी ब्रांड फॉर्मेशन कब बनती है, जब हमारे माइंड में इमेज आता है। मैंने बोला टाटा ग्रुप्स, तो आपको पता है कि ब्रांड फॉर्मेशन है, क्योंकि कंप्लायंस करते हैं। इन्फोसिस, brand formations, all right, so it helps in brand formation and developments. Ensure organizations manage in best manner या best interest of all, कि भैया इंश्योर करेगा क्या कि भैया सभी के लिए अच्छे से काम कर रही है। सभी का मतलब है किससे, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल का मतलब ऑल अपना लोग कौन, स्टेक होल्डर्स लोग, किसी एक नहीं पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए और बाकी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा नहीं है। होगा एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं सर, देखो नॉन कंप्लायंस होता है तो क्या लगता है अल्टीमेटली है तो फाइन या पेनल्टी के प्रोविजन आप जाते हो, ठीक है। अल्टीमेटली जब फाइन या पेनल्टी आपको पता है लैक्स है, करोड़ है, वो पे करना पड़ता है, तो कंपनी का अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करेंगे, इन दैट केस आपका कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा।
एंड इन लॉन्ग टर्म सस्टेन्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सर ये सस्टेनेंस क्या होता है? सस्टेनेंस मतलब बेटा जल्दी से अगर बताऊं आपको मैं, लाइक सपोर्ट करना या मेंटेन करना। ऑलराइट, सस्टेनेंस मतलब होता है मेंटेन करना, जैसे लाइक सपोर्ट करना, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाएगा। ये हमने भी कुछ पॉइंट्स पढ़े एडवांटेजेस के, ठीक है, मॉड्यूल में। आई होप आपने इसी तरीके से हाईलाइट कर लिया होगा और छोटी छोटी बातों को पेंसिल से आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि जब ये सेशन खत्म होगा एक बार रिवाइज करेंगे, आई गारंटीड आपको याद हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं नीड। अगर हम नीड की तरफ जाके देखते हैं तो क्या जरूरत है हमें? बोलते सर इट इंप्रूव्स द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी सर, ट्रस्ट बढ़ेगा, किसका? इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, अभी सारे पॉइंट्स में बोल रहा था आपके सामने, बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। एंटरप्राइजेस का वैल्यू बढ़ेगा, आपको इजीली फाइनेंस अवेलेबल पाएगा, कहां से? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशंस कौन से? हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक बैंक्स हैं, ये लोगों से पैसा आपको इजीली मिल पाएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्यों मिल पाएगा? मैं आपसे यही बात कह रहा हूं सर, क्यों मिल पाएगा? देखो आपको जब फंड दिया जाता है ना, तो क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया था कंपनी का, और जब वो नॉन डिफॉल्टिंग कैटेगरी के अंदर होती है और बेस्ट कंप्लायंसेस करती आ रही होती है विद द लॉज, इन दैट केस ट्रस्ट बढ़ जाता है इंस्टीट्यूशंस का कि हाँ भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर, इन दैट केस इट इजीली प्रोवाइड द फाइनेंसेस। और मजे की बात है आज इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है कि फाइनेंसेस हमको, फाइनेंस के लिए भी ना नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है आज कंपनीज के पास में, बट वो नंबर ऑफ ऑप्शंस तभी अवेलेबल होंगे जब वो बेस्ट कंप्लायंसेस प्रैक्टिसेस कर रही होगी। कम्बैटिंग करप्शन, ऑफ कोर्स कम्बैटिंग समझते हैं, कंट्रोल करना, टू कंट्रोल, कंट्रोल, करप्शन नहीं होने देंगे, और करप्शन करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट केसेस एंड स्कैंडल्स। अभी मैं आपको नाम देके बता रहा था, सत्यम का केस मैंने आपको बता रहा था, अभी सत्यम ग्रुप का है। और आप एग्जांपल लें, अभी नीरव मोदी वाला मैटर लें, ठीक है, पीएनबी घोटाला भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये हम बात करें, विजय माल्या वाला का बात करें, सहारा ग्रुप का हम बात करें, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ना। तो जैसे स्कैंडल्स को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सर ये कैसे हम याद करेंगे? मेरे बच्चों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में याद करना है, समझो, एक इसको समझ के लिखना है एग्जाम में, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सेक्शन नहीं है, बट समझ के लिखना है, तब आपको इजीली हो जाएगा। तो नीड हम बोलते हैं, नीड क्या भाई, जरूरत क्यों है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? आप सोचना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे बेटर होगा? सोचने वाली बात है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लेजिस्लेशन ये बात कहता है कि एक पर्टिकुलर अप्रूवल के लिए शेयर होल्डर से भी डिस्कस करना होगा, आपको उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या कंपनी की बोर्ड मीटिंग में एटलीस्ट इतना लोग होना ही चाहिए, या यूनियनिमस अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस क्या होगी? कॉर्पोरेट की इंप्रूव होगी। बेटर सक्सेशन प्लानिंग हो सकी। सक्सेशन प्लानिंग किसके लिए? सीनियर मैनेजमेंट के लिए, कि ये पता होगा रोटेट होते रहेंगे। सक्सेशन मतलब समझते हैं ना आप, कौन सा डायरेक्टर कितना टेन्योर तक वर्क कर सकता है, उसका रोटेशन होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट। या हम बोलते हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा। अब इन्वेस्टर ट्रस्ट कब बढ़ता है? जब उसके पास में बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और कंपनी जब उसको टाइमली डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करती है, तो उस डिस्क्लोजर के बेसिस पर वो अपने डिसीजन ले पाता है। और आज आप जानते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड भी आगे इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब उसके बेस्ट डेटा अवेलेबल होगा कंपनी का, उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में आपका अल्टीमेटली क्या होगा? इन्वेस्टर का आपके भरोसा बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस enhance the what? Investor trust, then better access to global market. अब जब भी हम बोलते हैं better access to global market ना, always remember in your mind one thing. You know what? आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके जो गवर्नेंस अरेंजमेंट है वो क्रेडिबल हो। जब हम बोलते हैं गवर्नेंस अरेंजमेंट क्रेडिबल, मतलब आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट से जब कैपिटल रेस करने जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि कुछ कंट्रीज मिलकर, ठीक है, कुछ कंट्रीज मिलकर आपस में क्या करती हैं? एक ट्रीटी क्रिएट कर ले रही है। ट्रीटी मतलब समझते हैं ना? ट्रीटी का मतलब जिसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे रेडी हो जाती हैं। कंट्रीज जैसे मान लीजिएगा यूके, यूएस, चाइना, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसी कंट्री, एशियन कंट्रीज है, जैसे उन्होंने आपस में, एशियन कंट्रीज आपस में कर लिया, ट्रीटी कर लिया। तो पता है कि आप अगर आप उस कंट्री में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। वो आप फॉलो करेंगे, और आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट से भी आप क्या कर सकते हैं? कैपिटल रेज कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझ के लिखना है। वैल्यूएशन बढ़ेगा अल्टीमेटली। यार सोचो, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? बाय द टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल होंगे,
जब इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगी कंपनी फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कंपनी इन्वेस्ट करेगी आपके पैसे को, रिटर्न जनरेट होगा, तो अल्टीमेटली कंपनी का आज मान लीजिए आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन किसी कंपनी की, जिससे हम एग्जांपल ले लेते हैं पतंजलि का बिजनेस का, तो आपको पता ही है कैसे शुरू हुआ था और वैल्यूएशन उसकी कहां पहुंच चुकी है। अब मैं यहां उसकी ये बात नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ केसेस में भी है वो, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि वैल्यूएशन विल बी इंक्रीज, ऑलराइट। इजीली फाइनेंस वाले में बात की आपसे, कम्बैटिंग करप्शन। कम्बैटिंग करप्शन का मतलब हम लोग बहुत से जानते हैं क्या, करप्शन को रोकना है। तो कैसे रोकोगे सर? जब देखो समझो, आपके अभी माइंड में एक बात आनी चाहिए, विजय माल्या क्यों भागे? जब ये बात आया कि आपको डिस्क्लोजर्स देने, और डिस्क्लोजर देंगे तो पता है गड़बड़ हो चुकी है, और गड़बड़ हो चुकी है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, जवाबदेही जिसे बोलते हैं। और किसकी बनेगी? विजय माल्या की। ही नोज दैट, अब वो पता है कि जवाबदेही से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग जाओ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरह की करप्शन प्रैक्टिस रुक जाएंगी। उनको देखकर जो और कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो करप्शन रुकेंगे, क्योंकि डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया आपसे, एंड अकाउंटेबिलिटी। इन पॉइंट्स को सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना, वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, समझना है। रटने बैठे तो इतना मोटा बुक है, रट नहीं पाओगे, समझ के लिखना है। क्लियर, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं। यहां डिटेल दे रखा है जो मैंने आपको बताया, सारा इन्होंने बोला हुआ है। रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप तो एक बार रीड जरूर कर लें ताकि आपको एक लैंग्वेज मिल जाए लिखने के लिए, ऑलराइट। अच्छा, ये पार्ट फर्स्ट हमने यहां तक डिस्कस किया है, पार्ट सेकंड भी हमें अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, और सब्जेक्ट्स की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, आई मीन जो पार्ट्स आ रहे हैं। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएगा। तब तक एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट सीरीज के लिए रहिएगा। कभी नेक्स्ट सीरीज में याद रखिएगा, आपसे पहले क्वेश्चन पुटअप होंगे, इसके कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, याद रखिएगा, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, टेक केयर, गुड बाय।